जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। क्लास को लंबी क्लास है, ठीक है। पूरे सेल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मली पढ़ के हम छोड़ देंगे, नहीं, थोड़ा लंबे समय तक पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट सेल है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेल है वो विद्युत अपघटनी है और दूसरा है विद्युत रासायनिक। इन दोनों सेलों के बारे में बात करने वाले हैं और ज्यादातर इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं और कहां से क्या सवाल आता है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो भाई एक बार अपने दोस्तों को बता दीजिए, भाई विशाल सर आ चुके हैं और क्लास चालू हो चुकी है और हमें आज पढ़ाने वाले हैं सेल। क्या पढ़ाने वाले हैं? सेल पढ़ाने वाले हैं। हमें उन्होंने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की कंडीशंस पढ़ा दी हैं। आज वो हमें सेल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पूरे चैप्टर का, सेल और बैटरी। ओके, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के चक्कर मत पड़िए, ठीक है। वैसे आज पूरा पीडीएफ है, पीडीएफ से पढ़ाने वाला हूं। पीडीएफ से पढ़ाने के साथ साथ ऐसा नहीं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा समझाऊंगा नहीं, पीडीएफ से पढ़ाते पढ़ाते हर एक चीज को आपको समझाने वाला हूं। कौन क्या होता है, कैसे होता है, क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। सबसे पहले बात है कि सर सेल क्या होते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आखिर सेल ही क्या है, सेल क्या है, सेल के बारे में आखिर क्या पढ़ते हैं, क्या है सेल, कैसे है सेल, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि सेल ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन करती है। मतलब वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकती है और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकती है। पहले मैं समझाता जाऊंगा फिर आपको थ्योरी बताता जाऊंगा, पहले समझाऊंगा फिर थ्योरी बताऊंगा। तो कहते हैं कि वह वैद्युत रासायनिक युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर सेल कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे प्यारे बच्चों सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप कहोगे सेल कहलाती है। ये जो सेल होते हैं ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के सेल आपको पढ़ने होते हैं, बट कुछ ज्यादा प्रकार के सेलों में कुछ फिक्स सेल हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सेल हमें पढ़ने हैं, कौन सा सेल ज्यादा पूछा जाता है, किस सेल के बारे में ज्यादा अध्ययन करना है, इस सब की बात करने वाले हैं। ओके, चलें आगे। सर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चालकता सेल की। अभी तक ये बात करें तो बहुत रेयर केस में ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों। बहुत रेयर केस ऐसा है कि बहुत रेयर केस में ये आता है कि चालकता सेल किसे कहते हैं, विस्तृत रूप से समझाइए। बहुत रेयर केस में इससे सवाल बनता है, बहुत ही कह सकते हैं डिफिकल्ट कंडीशन में आप कह सकते हो इससे सवाल बनता है, नहीं इससे सवाल जल्दी बनके नहीं आता है कि चालकता सेल किसे कहते हैं, विस्तृत रूप से समझाइए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन करने के लिए तो अभी तक किसी भी साल ये पूछा नहीं गया है। वैसे हेडिंग के रूप में 2 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है कि चालकता सेल किसे कहते हैं। किस नंबर में पूछा सकता है? आपसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चालकता सेल क्या है, चालकता सेल क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चालकता सेल का मतलब देखो क्या होता है, इसका नाम है चालकता सेल। पहले इसके नाम पे चलते हैं। नाम क्या है इसका? चालकता। मतलब ये किसी विलयन की चालकता को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात। हल्का सा पानी दे दो, हल्का सा। क्या कहा मैंने कि जो चालकता सेल होता है प्यारे बच्चों, चालकता जो सेल होता है किसी भी विलयन की या किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल दिमाग में आई बात और खत्म कर दी मैंने। मतलब मेरे पास कोई भी वैद्युत अपघट्य है, अगर मैं उसका विलयन बना रहा हूं तो उस विलयन की चालकता क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ये कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए एक सेल का निर्माण किया गया जिसे कहते हैं चालकता सेल। तो वही ये कहते हैं इस सेल का एक पात्र देखो क्या काम करता है, किसी भी सेल की चालकता को निकालने के लिए, किसी भी सेल की चालकता को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भाई अब एक बच्चा कह रहा था जैसे पेपर में लिख के पूछता वैसे पूछिए। अरे भाई मैं आपको प्रश्न उत्तर थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, 12th में आ गए हो। अगर आपको हमेशा उसे घिसी पिटी रवैया वाली कंडीशन पढ़ना है तो पढ़ा सकता हूं। बड़े हो गए हो, अपने विवेकानुसार उत्तर लिखा जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं जो प्रश्न बना के दूंगा वही प्रश्न एज टू एज वही आ जाएगा, नहीं। प्रश्नों का लिखने का, प्रश्नों का पूछने का तरीका बदलता रहता है। तो आपको यह समझना है कि मुझे, मेरे पास अगर चालकता सेल के बारे में कोई बात करेगा तो मुझे चालकता सेल की थ्योरी लिखनी है। चालकता सेल क्या करता है? यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इस सेल का पात्र पायरेक्स या क्वार्ट्ज कांच का बना होता है। मतलब क्या है कि सर ये जो पात्र पूरा का पूरा है या तो ये पायरेक्स कांच का है या तो ये क्वार्ट्ज कांच का बना होता है। दूसरी बात, इसमें पीटी के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। मतलब क्या है सर कि ये जो हमें इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमें इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमें इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों हमारे काहे के हैं? पीटी के हैं। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पीटी के हैं। सॉरी, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड प्यारे बच्चों काहे के हैं? आप बोलोगे सर पीटी के हैं।
दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, चाहे इस इलेक्ट्रोड की बात करो चाहे दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करो, दोनों पीटी के ही हैं। उसके बाद जिसमें पीटी ब्लैक की मतलब प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है, मतलब क्या है सर कि इसमें एक प्लैटिनम ब्लैक की मतलब प्लैटिनम फ्यूल की परत चढ़ी रहती है, प्लैटिनम की पतली पन्नी लगी होती है। वो पन्नी फ्यूल क्या करती है, वो विलयन में देखो डूबी रहती है। देखो लिखा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये देखो ये वाला, ये क्या कर रहा है, विलयन में डूबा हुआ है। क्या है, विलयन में डूबा हुआ है। जैसे आप बोल सकते हो सर ये है हमारा पीटी इलेक्ट्रोड या पीटी फॉयल बोल सकते हो, ठीक है भैया। देखो ये जो आपको पूरे पूरे दिख रही है, ये जो इलेक्ट्रोड मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये प्लैटिनम का है, और ये जो नीचे है ये प्लैटिनम की फॉयल है, पन्नी है, पतली प्लेट बोल सकते हो, प्लेट्स, ये छोटी छोटी प्लेट्स जो हैं जो विलयन में डूबी हुई हैं, ठीक है। आपको चित्र के अनुसार पूरा का पूरा डिफाइन करना है, जैसा चित्र बनाओ वैसा लिखता हो चला जाइए। एक पात्र लेते हैं जो पायरेक्स कांच या क्वार्ट्ज कांच का बना होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के होते हैं और जिसके ऊपर प्लैटिनम फॉयल या प्लैटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है। अगली बात कहते हैं दोनों इलेक्ट्रोड कांच की नलियों में वेल्ड रहते हैं, मतलब पहले कांच की नली रहती है, उसी कांच के नली के अंदर से जो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं वो एकदम अच्छे से वेल्ड रहते हैं। जैसे आप कह सकते हो आपका बल्ब, क्या कह सकते हो बल्ब, जैसे बल्ब में क्या होता है, वेल्ड रहता है ना पूरा कांच में, जो सील पैक रहता है ना एकदम वेल्ड, तो वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि कांच की नलियां होती हैं, ये दोनों कांच की नली है, मतलब ये वाली देखो देखो ये जो अंदर लगे हुए हैं ये हमारे पीटी हैं, ये जो हमारी कांच की नलियां हैं ये हमारी क्या है, कांच की नलियां हैं। काहे की हैं, आप बोलोगे सर ये कांच की नलियां हैं, मतलब कांच की दो नलियां ऐसे डूबी हुई हैं और उसी के अंदर से हमारा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम का तार, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, वो उसी के अंदर वेल्ड किया गया है और नीचे दो प्लैटिनम के फ्यूल लगे हैं, प्लेट्स लगी हैं, वो हमारे विलयन में डूबी हुई हैं। जिस विलयन का हमें चालकता निकालनी है उस विलयन में डूबी पड़ी हुई हैं। आगे क्या कहते हैं, जो परिपथ को पूर्ण कर, और इन नलियों में Hg भरा होता है, मतलब जो ये नलियां हैं इन नलियों में Hg भरा होता है। चाहो तो मैं एक फिगर बना के मजे तरीके से समझाता हूं, आ जाओ जरा बनाता हूं फिर मजे तरीके से समझाता हूं, बनाऊंगा तो और ही मजा आ जाएगी। ये देखो कैसे बना रहा हूं, देखते जाओ समझते भी जाओ। देखो मैंने कहा ये कांच की दो नलियां हैं, चाहो तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा कर सकता हूं, ठीक है, चाहो तो और अच्छा कर सकता हूं। देखो मैंने कहा ये देखो ये जो है वो कांच की दो नलियां हैं, क्या है, आप कहोगे सर ये जो आप बना रहे हो ये कांच की दो नलियां हैं। मैं बनाता जा रहा हूं, आप थ्योरी मैच करते जाना। कांच की दो नलियां हैं, ठीक है, ये कांच की नली है, कांच की नली क्या है, कांच की नली है। इस कांच की नली के अंदर, ये कांच की नली के अंदर थोड़ा क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पारा। ये जो अंदर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये पारा भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। क्या है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। अगली बात क्या है सर, आ जाइए जरा, अगली बात क्या है सर जरा बता दीजिए। यहां पर किसी भी चीज का विलयन भरा हुआ है, जिस चीज का विलयन भरा है, जिसका हमें वो निकालना है, चालकता निकालनी है, उसका विलयन भरा हुआ है सर। तो क्या भरा हुआ है, आप बोलोगे सर उसका विलयन भरा हुआ है। बना लेते हैं फिर ऊपर से बना लिया जाएगा, ठीक है। देखो ये विलयन भरा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाते हैं सर, विलयन भरने के बाद आप क्या करोगे, देखो जरा थोड़ा सा इसको मोटी कर दीजिए। ठीक है ये हो गया। इसके बाद एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा पतली करके ये वाली लाइनें बना लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ये हो गई। इसके बाद क्या कर्म करते हैं, ये हो गई। यहां काम करते हैं कि ये प्लेटिनम के मैंने प्लेट्स लटका दी, क्या लटका दी, प्लेटिनम की प्लेट्स हैं। क्या है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर ये जो हैं ये हैं प्लेटिनम की प्लेट्स, क्या है,
प्लेटिनम की प्लेट्स लटका दें। और क्या करेंगे, देखो जरा, सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भैया, समझना नहीं है। पीटी का मतलब प्लेटिनम होता है। चित्र बना रहा हूं, साथ साथ बना रहे हैं। देखो ये जो हमारे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, मैंने बता दिया, ये जो दोनों आपको अंदर से दिख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं। ये नीचे प्लेटिनम की प्लेट लगी हुई है, दोनों लटकी हुई हैं। ये हमारा विलयन है, ये हमारा विलयन है, जिस विलयन की हमें सांद्रता निकालनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये देखो, ये दोनों कांच की नलियां हैं। इस नलियों के अंदर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड वेल्ड किया गया है, नीचे प्लेटिनम के जो आपके इलेक्ट्रोड हैं उसके नीचे प्लेटिनम की प्लेट्स आपको डूबी हुई हैं। किस विलयन में डूबी हैं, आप कहोगे जिस विलयन की हमें चालकता निकालनी है उस विलयन में डूबी हुई हैं। और क्या भरा हुआ है सर, जो ये भरा हुआ है, ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा क्या है, तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा हमारा क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। यहां साफ कर देता हूं, सब गड़बड़ हो रहा है। चलो भर के देता हूं, ऐसे नॉर्मल भरते हैं। अब ठीक है, देखो ठीक है, मैंने कहा यहां पर दो प्लेटिनम के फॉयल लटके हुए हैं, ये यहां, ठीक है। ये हमारा विलयन भरा हुआ है, जिस विलयन की हमें चालकता निकालनी है। ओके, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्लेटिनम के प्लेट्स हैं या फॉयल हैं बोल सकते हो। इसके अंदर थोड़ा बहुत हमारा पारा भरा हुआ है, ये कांच की नलियों के अंदर थोड़ा बहुत क्या भरा हुआ है, आप बोलोगे पारा भरा हुआ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं भरा हुआ है। इतना नॉर्मल है कि सर एक कांच का पायरेक्स कांच का एक पूरा पात्र होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के लगे होते हैं, दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड प्लेटिनम फॉयल या प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है। वो दोनों इलेक्ट्रोड कांच की नलियों में वेल्ड रहते हैं और एक प्लेटिनम की जो प्लेट्स हैं वो इलेक्ट्रोड से जुड़ी होती हैं और विलयन में डूबी रहती हैं। जिस विलयन की चालकता निकालनी है वह विलयन इसके अंदर भर देते हैं। देखो यहां देखो, Hg भरा होता है जो परिपथ को पूर्ण करता है, ऐसी युक्त चालकता सेल कहलाती है। सिंपल सी बात है सर, एक पात्र होता है, पात्र में दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डुबो देंगे, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड में नीचे प्लेटिनम की क्या होती है, दो प्लेटें डूबी रहती हैं, विलयन में दो प्लेटें डूबी रहती हैं और इस पूरी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है। दोनों इलेक्ट्रोड कांच की दो नलियों में वेल्ड रहते हैं, मतलब पहला इलेक्ट्रोड अलग कांच की नली में वेल्ड रहता है, दूसरा इलेक्ट्रोड अलग कांच की नली में वेल्ड रहता है और उन नलियों में, उन कांच की नलियों में थोड़ा Hg भरा होता है जो परिपथ को पूर्ण करता है। ऐसी पूरी युक्ति हमारी चालकता सेल कहलाती है। मतलब सर इसका कार्य क्या है, तो आप बोलोगे इसका कार्य किसी विलयन की, इसका कार्य किसी विलयन की चालकता के मान को निकालना है, चालकता के मान को निकालना है। ठीक है, अगले में चलते हैं। अगला है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल। क्या है हमारा, सॉरी, वैद्युत अपघटनी सेल हमारा है अगला, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। मैंने कहा चालकता सेल इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आपको उसकी केवल थ्योरी याद रखनी है बस। की थ्योरी क्या है, एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता की गणना की जाती है। इसमें एक पायरेक्स कांच का एक पात्र होता है जिसमें प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ब्लैक की परत से ढके रहते हैं, प्लेटिनम की ब्लैक की परत चढ़ी रहती है, उससे प्लेटिनम की दो प्लेटें विलयन में डूबी रहती हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड दो कांच की नलियों में वेल्ड रहते हैं और इस पूरी प्रकार की युक्ति को चालकता सेल कहते हैं।
अगला है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल क्या करता है प्यारे बच्चों, आप पढ़ के आए हो, एक ऐसी युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। कहां पढ़ा था मैंने, पीछे आपको पढ़ाया था, जहां मैं आपको वैद्युत अपघटन पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने कहा था किसी भी वैद्युत अपघट्य का वैद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा था कि हम किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित कर दें तो वह विलयन विघटित हो जाता है, तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं, और इसके आधार पर वैद्युत अपघटनी सेल कार्य करते हैं। तो आपने वही कहा, वह रासायनिक युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। जरा इसका चित्र देख लेते हैं, आ जाओ। क्या कहलाती है? आप कहोगे सर वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। आ जाओ देखते हैं कैसे ये सेल काम करेगा। ठीक है, ये सेल कैसे काम करता है ये जरा देखते हैं। ये मैंने विलयन भर दिया, जिस विलयन किसी भी वैद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया है, बाद में बात करेंगे किस वैद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, पात्र की कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइन थिकनेस मोटी कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, क्या करते हैं सर, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं, दो इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं। ये रहा पहला इलेक्ट्रोड, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रोड। ठीक है, मान लिया मेरे पास किसी भी मेरे पास ZnCl2 है। क्या है, मान लेते हैं मेरे पास ZnCl2 है। ठीक है, ZnCl2 का विलयन है, इसके अंदर भर दिया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, और दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के सहायता से, दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी के सहायता से जोड़ दिया। ये माइनस का टर्मिनल है और ये वाला है प्लस का टर्मिनल। ठीक है, अब आप बात करोगे क्या सर, इसके अंदर जो ZnCl2 भरा हुआ है, ऐसे लिख देता हूं सर, इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर जो ZnCl2 भरा हुआ है, इसके अंदर जो ZnCl2 भरा हुआ है, ये ZnCl2 का जलीय विलयन इसके अंदर भरा हुआ है। मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए, काहे के इलेक्ट्रोड है मुझे नहीं पता, नॉर्मल है, इलेक्ट्रोड लिए, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक पात्र में डुबो दिया, उसमें विलयन भर लिया, जिस विलयन में वैद्युत अपघट्य, एक वैद्युत अपघट्य का विलयन, ऐसे कर दो, एक पात्र लेते हैं जिसमें वैद्युत अपघट्य का विलयन लेते हैं, और उसमें दो इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं, ना छोड़ दो, बैटरी की सहायता से जोड़ दे। ये लिखा है, एक इस सेल में एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो बाह्य बैटरी के सिरों से जुड़ते हैं, एवं पात्र में वैद्युत अपघट्य का, एवं पात्र में क्या प्यारे बच्चों आप कहोगे, पात्र में वैद्युत अपघट्य का गलित अवस्था में या जलीय विलयन भरा रहता है। जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है। बिल्कुल सही सर, कि जब हम इसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सर हमारा जो ZnCl2 है उसमें क्या होगा, वैद्युत अपघटन होगा, जिससे क्या होगा सर, Zn2+ अलग हो जाएगा और 2Cl- क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, जैसे ही हम बैटरी को चालू करते हैं वैसे ही वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, ZnCl2 Zn2+ और 2Cl- में टूट जाता है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, जिस सेल में जिस ओर बैटरी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड से निष्कासित होते हैं उसे एनोड कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। एनोड प्लस का होता है, कैथोड माइनस का होता है। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि हमने का क्या कहा, ध्यान सुनना, हमने क्या कहा सर, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, भाई इलेक्ट्रॉन यहां है तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस ओर जाएंगे, मतलब सर ये वाला मेरा टर्मिनल क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा, जो काहे का होगा, माइनस का होगा, काहे का होगा, माइनस का होगा। और धारा देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और विलयन से होते हुए, ये विलयन से होते हुए इस पर आएंगे और इधर पूर्ण कर लेंगे, तो धारा कहां से जाएगी, प्लस से कहां जाएगी, माइनस की ओर जाएगी। तो आप कहोगे सर धारा की जो दिशा होगी, ये धारा की दिशा होगी, अगर ये धारा की दिशा होगी तो ये काहे का काम करेगा, आप कहोगे सर ये एनोड का काम करेगा, और जो एनोड का काम करेगा वो काहे का होता है, पॉजिटिव होता है।
तो सर जिस ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। सर यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये माइनस का होगा, कैथोड का कार्य करेगा। और जिस ओर इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, ये कह सकते हो जिस ओर से धारा बहती है वो इलेक्ट्रोड एनोड का होता है, उस पर हमेशा प्लस होता है। क्या कहा अभी आपने कि सर जिस ओर इलेक्ट्रॉन, बैटरी से जिस ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, और जिस ओर धारा जाती है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। यही बात ये पीछे बोले हैं, जिस ओर बैटरी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड से निष्कासित होते हैं, निकलते हैं, उसे एनोड कहते हैं। जरा यहां विक्रिया देख लेते हैं। आपको ये तो पता है प्यारे बच्चों, क्या पता है कि सर कैथोड, केटायन कहां जाएगा? आप बोलोगे सर केटायन जाएगा कैथोड पर। क्या जाएगा? कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे सर यहां होगा Zn2+ के पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और हमारा Zn क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड में, मतलब इस Zn पर इलेक्ट्रोड बन जाएगा, जिंक इस पर चिपक जाएगी। दूसरी वाली बात, सर हमारी एनोड पर जाएगी एनायन। देखो केट आयन कैथोड पर, एन आयन एनोड पर। उस दिन हम लोगों ने बात भी की थी, संडे को अच्छे समझा था। तो ये वाला कहां जाएगा? एनोड पर जाएगा। तो क्या सर 2 Cl- जाएंगे तो क्या निकलेगी? Cl2 गैस निकलेगी और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से मुक्त हो रहे हैं, कहां से निष्कासित हो रहे हैं? आप कहोगे सर एनोड पर इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हैं। तो आप कहोगे सर जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहे हो उसे एनोड कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। और साथ साथ देख रहे हैं कैथोड पर हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ रहा है, एनोड पर हमें इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ रहा है। तो उन्होंने यही बात कही कि सेल में जिस ओर बैटरी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैथोड सा, और जिस इलेक्ट्रोड से निष्कासित होते हैं, जिस इलेक्ट्रोड से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और वही यहां हुआ सर, इलेक्ट्रॉन इधर से आए विलयन में, इधर आए और इधर से निष्कासित हो गए। धारा इधर से आएगी, इधर निष्कासित हो जाएगी। तो आप कहोगे सर माइनस की दिशा ये है और धारा की दिशा ये है। बोलिए, इतनी बात क्लियर है? अभी आगे आएगा लवण सेतु, रुको जरा, यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप जानते हो एनोड, ऑक्सीकरण हमेशा कहां होता है? एनोड पर। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपने कहा सर ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है। तो आपने कहा सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो एकदम सिंपल सी बात, जिस ओर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, जिस ओर से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं उसे एनोड कहते हैं। कैथोड माइनस का होता है, एनोड प्लस का होता है। क्यों सर? यहां इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये माइनस का हो गया। यहां धारा आएगी, धारा हमेशा पॉजिटिव से आती है तो ये पॉजिटिव का चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से आते हैं तो ये नेगेटिव का चार्ज होगा। ओके चलिए, अच्छा तो मैंने कह दिया एनोड प्लस का होगा, कैथोड काहे का होगा? माइनस का होगा। अगली बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है पहले ये जानेंगे, और फिर इस चित्र की सहायता से, नए चित्र की सहायता से पूरा हम समझने का प्रयास करेंगे। और जब हम पूरा समझ जाएंगे फिर आगे की बात की जाएगी। देखो ये चित्र अगर आपको सामने दिख रहा हो तो ये जान लेना कि ये जो सेल है वैद्युत रासायनिक सेल, ये एक वह रासायनिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर आप देख पा रहे हो तो देख पा रहे होंगे यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर कभी भी धारा को प्रवाहित नहीं करता, बैटरी से हमेशा धारा निकलती है। वोल्ट मीटर तो खाली विक्षेपित बताता है कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। सही बात है ना? वोल्ट मीटर कभी धारा के मापन तो नहीं। वोल्ट मीटर क्या बताता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, इससे थोड़ा ना धारा निकल जाएगी। ये तो केवल विक्षेपित को बताएगा कि हाँ इस पूरी आपकी युक्ति के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये केवल बताता है। तो मैं एक नया चित्र बनाता हूं, उस नए चित्र की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। देखता हूं मेरे पास क्या क्या है टूल्स में। अच्छा सब्जेक्ट में जाएंगे, टूल में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, क्या क्या है। अच्छा 2 बीकर है, विलियन बदलेगा नहीं। चलो अच्छा आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। विजय ये नहीं बदलेगा, ये बीकर जैसे इस कलर का दूसरे कलर का नहीं हो पाएगा। हाँ? यहाँ से
इधर ये हाँ है, ठीक है। ये हो गया एक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन ये हो गया, ठीक है, दो सोल्यूशन हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया, दो सोल्यूशन ले लिए मैंने कह दिया बाईं ओर हमारा क्या भरा हुआ है, मैंने कहा बाईं ओर हमारा ZnSO4 का एक्वा सोल्यूशन भरा हुआ है, जबकि हमारी दाहिनी ओर कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन भरा हुआ है। केवल समझने पर ध्यान देना, पूरी बातें बढ़िया से समझ में आएंगी, बस केवल समझने पर ध्यान देना और तुमको ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ समझना है आपको। सर दो पात्र लेते हैं, दो पात्र में बाईं ओर पात्र में ZnSO4 का जलीय विलयन भरा रहता है, जिसमें Zn की ही इलेक्ट्रोड डूबी रहती है, रहते हैं। दाएं ओर पात्र में CuSO4 का जलीय विलयन भरा रहता है, जिसमें Cu का ही इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। इतनी बातें क्या क्लियर हो गई किसी सभी को? मैंने क्या कहा कि सर दो पात्र लेते हैं, जिसमें बाईं ओर के पात्र में ZnSO4 का जलीय विलयन भरा रहता है, एवं बाएं पात्र में ZnSO4 का जलीय विलयन भरा रहता है, जिसमें Zn का क्या मैंने बोला, जिसमें Zn का ही इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। दाएं पात्र में CuSO4 का जलीय विलयन भरा रहता है, जिसमें Cu का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, एवं दोनों इलेक्ट्रोडों को दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे किससे जोड़ देते हैं, जरा देखो। दोनों इलेक्ट्रोडों को कुंजी एवं वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं, ठीक है, एवं वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। क्या कहा मैंने? सर दो पात्र लेते हैं, बाईं ओर पात्र में ZnSO4 का जलीय विलयन भरा होता है और उसमें Zn का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, दाईं ओर पात्र में CuSO4 का जलीय विलयन भरा रहता है एवं Cu का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को कुंजी, क्या मैंने बोला, दोनों इलेक्ट्रोडों को कुंजी व वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। किससे? कुंजी व वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। इतना तो लिखा मैंने, और यही आपको मैंने पढ़ के लिखा है। कहा वह रासायनिक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, क्या आप बोलोगे, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इस ऐसे सेल का निर्माण सबसे पहले एल.के. गैल्वेनी ने 1780 एवं ए वोल्टा यहां होगा, ए वोल्टा या ए वोल्ट बोल सकते हो, ए वोल्टा 1800 ने किया था, मतलब 1800 ईस्वी में ए वोल्टा थे और 1780 में गैल्वेनी थे। दोनों लोगों ने मिलकर इसके बारे में बताया, पूरा अच्छे से बताया, ऐसा नहीं किसी एक के बताने से ही पूरा का पूरा हो गया। ओके, ठीक है। तो एक बात सबसे पहले क्या हम लोगों ने सीखी कि इसकी खोज दो लोगों ने की, एक थे ए वोल्टा, एक थे एल.के. गैल्वेनी। दोनों लोगों ने मिलकर इसकी खोज की, इसलिए इसे गैल्वेनी ने खोज की, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। वोल्टा ने खोज की, इसलिए इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। तो आपने कहा कि सर ये एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं और गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर बात करें नॉर्मली तरीके से, तो यहां से मैंने कहा एक होता है रासायनिक सेल, एक होता है सांद्रता सेल। रासायनिक सेल के बारे में आपको पढ़ना है, सांद्रता सेल के बारे में आपको जानकारी नहीं लेनी है। रासायनिक सेल क्या होता है? एक प्रकार का हम कहते हैं एक डेनियल सेल है, जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मतलब आज के समय में हम उसे डेनियल सेल बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो आप बोलोगे एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसकी खोज एल.के. गैल्वेनी ने और ए वोल्टा ने की थी, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल व वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक सेल, एक होता है सांद्रता सेल। हमें जानकारी रासायनिक सेल की लेनी है, जिसका महत्वपूर्ण उदाहरण एक डेनियल सेल होता है। डेनियल सेल रासायनिक सेल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस सेल में दो पात्र
इस सेल में क्या होते हैं, आप कहोगे सर इस सेल में दो पात्र लेते हैं, इस सेल में दो पात्र लेते हैं, दो पात्र लेते हैं, जिसमें से बाएं पात्र में, जिसमें से आप बोलोगे क्या, जहां गलती है मैं सही कर देता हूं पहले से, जिसमें से बाएं पात्र में 1 मोलर ZnSO4 का विलयन लेते हैं, जिसमें Zn का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, जिसमें Zn का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है, एवं बाएं पात्र में 1 मोलर CuSO4 का विलयन भरा रहता है, जिसमें Cu का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। बाह्य परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार से जोड़कर उसमें कुंजी व वोल्टमीटर लगा देते हैं, इतना एकदम सही करते हैं। जिसमें पात्र लेते हैं, जिसमें बाईं ओर हमको लगता है कि मैं इसे लिखी तो पूरा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक काम करता हूं लिख ही देता हूं, चलो आओ जाओ लिख ही देता हूं, खत्म करता हूं क्या मतलब है, ठीक है। बनाता जाता हूं चित्र, लिख ही देता हूं, ठीक है, आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं ऐसे नॉर्मली पढ़ा भी नहीं पा रहा हूं, ठीक है। जैसा चित्र बनाया वैसे लिखते हैं। डेनियल सेल इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, साथ साथ मेरे लिखते चलिएगा, मैं थोड़ा थोड़ा फिगर बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें दो पात्र लेते हैं, जिसमें से बाएं पात्र में 1 मोलर ZnSO4 का विलयन भरा होता है, जिसमें Zn का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। खत्म हो गया मामला, कितना भी लिख लो, खत्म। काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं, ठीक है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसमें दो पात्र होते हैं, बाएं पात्र में 1 मोलर ZnSO4 का विलयन भरा होता है, जिसमें Zn का इलेक्ट्रोड डूबा होता है, एवं दाएं पात्र में 1 मोलर CuSO4 का विलयन भरा होता है, जिसमें Cu का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। यहीं तक की भी बात की है, यहीं तक हम लोगों ने चित्र बनाया है, ठीक है, यहीं तक की बात की। बाईं ओर पात्र में ZnSO4 का विलयन भरा होता है, Zn की रॉड डूबी रहती है, CuSO4 का विलयन भरा होता है और Cu का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। आगे क्या लिखा है, बाह्य परिपथ को, तो आगे लिखते हैं, बाह्य परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक तार की सहायता से दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं, जिसमें कुंजी व वोल्टमीटर लगा देते हैं।
कितना किसी को समझ में आया? हाँ, वो पता क्या है दिक्कत क्या है, कभी पीडीएफ से जल्दी पढ़ाता नहीं हूँ, पीडीएफ से लिखा लिखाया पढ़ाता भी नहीं हूँ, और ये समझ में नहीं आता कैसे पढ़ाना है पीडीएफ से लिखा लिखाया। इसलिए मैंने सोचा आज पीडीएफ से लिखा लिखाया पढ़ा देंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है तो जल्दी हो जाएगा, बट हो ही नहीं पा रहा, तो मैंने कहा लिख ही के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जितना फिगर बनाया हम लोगों ने उतना लिख लिया। बाएं पात्र में ZnSO4 भरते हैं, दाएं पात्र में CuSO4 भरते हैं। बाएं वाले में Zn की रॉड होती है, दाएं वाले में Cu की रॉड होती है। बाह्य परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक तार की सहायता से हम दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देते हैं और उसमें कुंजी व वोल्टमीटर लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात आती है सर, अब क्या बात आती है, अब क्या बात आती है, लिखेंगे आंतरिक परिपथ को। अब बाह्य परिपथ तो हो गया, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक, पूर्ण करने के लिए एक U आकार की, U आकार की नली को, नली को दोनों विलयनों में, दोनों विलयनों में, दोनों विलयनों में डुबो देते हैं, जिसमें, जिसमें अक्रिय इलेक्ट्रोड, जिसमें अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे, अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे मतलब सर इस विलयन में क्या क्या भरा जाएगा, बात ये कर रहे हैं कि सर इस विलयन में आखिर क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या बता दीजिए। एक सेकेंड, क्या, जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य, जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरते हैं। इलेक्ट्रोड कहां भरेंगे, अक्रिय वैद्युत अपघट्य जैसे, जैसे KCl, KNO3, NH4, NO3, NH4Cl आदि भर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि हम एक अब क्या करेंगे, हम एक अब क्या करेंगे, एक U आकार की नली लेंगे। क्या लेंगे, एक U आकार की नली लेंगे। आइए जरा बनाते हैं उस नली को, एक U आकार की नली, ये एक U आकार की नली, इसके अंदर हम डुबो देते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं U आकार की नली, डिफरेंट से बना लेते हैं। आ जाओ, इससे, इससे बना ले, इससे। एक U आकार की नली क्या करेंगे, इसके अंदर ये लो, एक U आकार की नली को इसके अंदर डुबो देते हैं, दोनों विलयनों में डुबो देते हैं। इन दोनों विलयनों में डुबोने पर ये जो नली है, इस नली के अंदर क्या भर देते हैं, अक्रिय, अक्रिय क्या भर देते हैं या निष्क्रिय क्या भर देते हैं, वैद्युत अपघट्य भर देते हैं। वो वैद्युत अपघट्य KCl का भी हो सकता है, AgNO3 का भी हो सकता है, NH4Cl का भी हो सकता है, NH4NO3 का भी हो सकता है, किसी का भी हम भर देते हैं। ये क्या करता है, अभी आगे पढ़ेंगे। भर दिया, इसको क्या कहते हैं जानते हैं। दोनों को क्या किया, एक U आकार की नली से हमने कनेक्ट कर दिया। इस U आकार की नली में मैंने अक्रिय वैद्युत अपघट्य भर दिया। अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरने के बाद मैंने क्या किया, देखो जिलेटिन की लेई का भी प्रयोग करते हैं। यहां से लिखते हैं एवं, एवं जिलेटिन की लेई का भी प्रयोग करते हैं, तथा, तथा और किसका प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तथा पॉलीसैकेराइड, तथा पॉलीसैकेराइड पेस्ट जिसे एगर, एगर कहते हैं, का भी प्रयोग करते हैं। इसे लवण सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लवण सेतु कहते हैं। तो आज से अगर कोई पूछ ले लवण सेतु क्या है, तो आप बोलोगे लवण सेतु वैद्युत रासायनिक सेल में दोनों विलयनों को जोड़ने का काम करता है, या दोनों विलयनों के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने का कार्य करता है। आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि लवण सेतु क्या है, लवण सेतु क्या है, तो आपने क्या जाना, आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक U आकार की नली के को दोनों विलयनों में डुबो देते हैं, जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य जैसे KCl, KNO3, NH4NO3, NH4Cl आदि भर देते हैं, एवं जिलेटिन की लेई का भी प्रयोग करते हैं, तथा पॉलीसैकेराइड पेस्ट एगर, एगर का भी प्रयोग करते हैं। इसे लवण सेतु कहते हैं। तो आपको जब आ जाए लवण सेतु किसे कहते हैं, तो आपको यहां से लेकर के, यहां से लेकर के आपको यहां तक पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखनी है कि लवण सेतु किसे कहते हैं। पूरा का पूरा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जहां से जहां तक मैंने कनेक्ट करना था वहां से वहां तक मैंने कनेक्ट कर दिया है। कि आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक U आकार की नली दोनों विलयनों में डुबो देते हैं, जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरा होता है,
जो जिलेटिन के लिए भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एगार एगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये पॉलीसेकेराइड है एक। उसके अलावा हम KCl का भी प्रयोग कर सकते हैं, GNO3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सारे बहुत सारे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अक्रिय वैद्युत अपघट्य है क्या। तो आपने कहा सर अक्रिय वैद्युत अपघट्य क्या है। आपने कहा ऐसे वैद्युत अपघट्य जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब इसके अंदर जो भी हम मान लेते हैं, यहां पर मैंने KCl भर दिया, मान लीजिए इसके अंदर मैंने KCl भर दिया, क्या कर दिया, कैल्सियल। ये हमारा क्या है, आप कहोगे सर ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज। क्या है हमारा, सॉल्ट ब्रिज है। ये जो पूरा का पूरा यू आकार की एक नली जो कनेक्ट हुई है, इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज को मैंने KCl, मैं इसके अंदर KCl भर दिया हूं। और यहां पर क्या करते हैं, देखो जरा, यहां पर क्या करते हैं, एक पेस्ट लगा देते हैं, जिलेटिन का पेस्ट। कहा ना जिलेटिन का पेस्ट, यहां पर एक जिलेटिन का पेस्ट लगते हैं ताकि ये विलयन अंदर ना जाने पाए। यहां पर कह सकते हो रुई कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, यहां पर जिलेटिन का भी पेस्ट लगा सकते हैं ताकि इसके विलयन के जो आयन हैं वो इसके अंदर प्रवेश ना करने पाए। अगर प्रवेश हो गए तो क्या होगा सर, यहां पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। कैसे विभव उत्पन्न होगा वो अभी आगे बात करेंगे, मगर अभी हम लोगों ने जाना कि क्या क्या लेते हैं, कैसे ये है। अभी मैंने विधि नहीं जानी, अभी केवल जाना कि कैसे इसका डायग्राम बनता है, क्या लेते हैं, फिर काहे से बाह्य परिपथ कंप्लीट करते हैं, किस चीज से आंतरिक परिपथ कंप्लीट करते हैं, क्या अक्रिय वैद्युत अपघट्य होते हैं, इनके बारे में हमने जाना। और क्या जाना जा, देखो KCl का प्रयोग क्या है, Ag मतलब सिल्वर के साथ, थैलियम के साथ, लेड के साथ व Hg आदि विलयनों के साथ नहीं करते हैं। मतलब आप KCl विलयन का प्रयोग इन सभी के विलयनों के साथ नहीं कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दोनों पात्रों में प्रत्येक अर्धसेल कहलाता है एवं इन पर होने वाली अभिक्रियाएं अर्धसेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब जो दोनों पात्र हैं, ये दोनों पात्रों को अर्धसेल कहा जाता है। आप क्या कहोगे सर, ये जो पहला पूरा पात्र है, इस पूरे पहले पात्र को अर्धसेल कहते हैं, ये भी हमारा अर्धसेल ही है। ठीक है, ये भी मेरा अर्धसेल है, पहला पात्र भी अर्धसेल है, ये दूसरा पात्र भी अर्धसेल है। दोनों पात्र अर्धसेल कहलाते हैं, या दोनों पात्रों में प्रत्येक पात्र अर्धसेल का कार्य करता है एवं इन पर होने वाली अभिक्रियाओं को अर्धसेल अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धसेल अभिक्रियाएं कहते हैं। अब आते हैं इनकी कार्यविधि। विद्युत अपघट्य के आयन विलयन में विपरीत अवस्थित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, अर्थात धनायन कैथोड की ओर एवं ऋणायन एनोड की ओर। बात करेंगे इसकी बात की। ठीक है, तो मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये आगे का टॉपिक है, यहां आके फंस गया। चलो, वैसे कहते हैं ना बिना लिखा लिखाया कभी पढ़ाया नहीं, वही हाल होता है कि बिना लिखा लिखाया ना पढ़ाओ तो। ठीक है, आ जाओ। कार्यविधि कैसे हैं, जैसे ही कुंजी को चालू करते हैं तो स्वतः ही अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप इस कुंजी को जैसे ही ऑन करते हो, जैसे ही चालू करते हो, जैसे ही कुंजी को दबाते हो, पूरे विलयन में जो ये विलयन भरे हुए हैं, इनके अंदर स्वतः ही अपने आप अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब मुझे एक बात और बता दीजिए, क्या कि अभी तो हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, अभी आगे सीखेंगे। अभी ये नहीं सीखा कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोड विभव वाला है, कौन सा मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है। मतलब यहाँ जो Zn वाली है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है कि Cu वाले की मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा है, अभी ये भी तो नहीं मालूम है। तो हम बारी बारी से लिखते हुए चलेंगे क्या किस पर कैसे हो रहा है। तो आपने क्या कहा कि सर जिसमें Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण एवं Cu इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। अच्छा, एक बात मुझे जरा बता दीजिए, मैं लिखना हूं कि Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, मतलब जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2+ बना रहा होगा। बोलिए क्या सही बात मैंने लिखी। यहां ऑक्सीकरण का मतलब है जो Zn है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और Cu इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, मतलब सर Cu बन रहा होगा, Cu2+ वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना रहा। इतनी बातें या दोनों अभिक्रिया अगर आपको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अभी आगे नहीं बढ़ूंगा। ये वाला ऑक्सीडेशन है, ये वाला हमारा रिडक्शन है। अभी ये भी नहीं लिखा एनोड पर है कैथोड पर है। देखो जरा बताओ, Zn वाले पे ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब Zn ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। सर Cu इलेक्ट्रोड पर अपचयन हुआ है, मतलब Cu इलेक्ट्रोड हमारा बना है, तो Cu बनेगा तो Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। Zn वाला 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है जरा देखो, यहां क्या हुआ, ये जो Zn है ये Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, ये Zn है Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या कहोगे यहां पर कि सर जो Zn2+ है एक्वा सॉल्यूशन वो बढ़ता जाएगा, जबकि यहां पर SO4 2- की कंसंट्रेशन जो होगी वो घटती जाएगी। बोलो यस सर या नो सर, समझ में आया कि नहीं आया।
जब Zn से Zn2+ बनेगा तो इस विलियन में Zn2+ बढ़ेगा। अगर Zn2+ बढ़ेगा तो उसके मुकाबले SO4 क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। इस विलियन में क्या हो रहा है, इस विलियन में जो Cu2+ है वो Cu में जा रहा है, तो आप कहोगे सर यहां का जो Cu2+ का आयन का सांद्रण है वो कम हो रहा है, जबकि SO4 का सांद्रण बढ़ रहा है। बोलिए, समझ रहा हूं, पीडीएफ से नहीं पढ़ाइए, समझ में नहीं आता। देखो ये जो कह रहे हैं उस बात को हम रिपीट करते हैं फिर से। यहां कह रहे हैं कि Zn पर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब Zn वाला Zn2+ बनाएगा। Cu पर अपचयन होगा, मतलब Cu2+ कन्वर्ट होके Cu में आ जाएगी। यही तो है ना ऑक्सीकरण अपचयन, साफ साफ दिख रहा है। यहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, ये ऑक्सीकरण है, यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, ये अपचयन है। तो आपके दिमाग में फटाक से बात आ गई, सर Zn है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। मतलब क्या है, अगर हम चित्र में देखें तो क्या हो रहा है, चित्र में Zn जो है, जो इलेक्ट्रोड जो है Zn जो है Zn2+ आ रहा है, मतलब विलियन में आ रहा है। Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में आ रहा है, मतलब इस विलियन के अंदर Zn2+ बढ़ रहा है, जबकि SO4 उसके मुकाबले क्या हो रहा है, घट रहा है। भैया Zn2+ बढ़ेगा, SO4 तो कहीं बढ़ने वाला है नहीं। देखो ये तो है एक ही मोलर, ये तो है एक ही मोलर, ये तो भैया बढ़ नहीं जाएंगे। बढ़ कौन रहा है सर, Zn आ रहा है Zn2+ में, मतलब इसके अंदर Zn2+ बढ़ गया, और यहां हो रहा है Cu2+ Cu में जा रहा है, मतलब सर इसके अंदर Cu2+ कम पड़ जाएगा। सिंपल सा है ना कि सर इसके अंदर Cu2+ जो है, ऐसे देखो मैं तीर बना के बताता हूं सर, इसके अंदर जो Cu2+ है, इसके अंदर का जो Cu2+ है सर, ये जो Cu2+ है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर जो Cu2+ है वो Cu में, देखो यहां पर क्या होगा सर, इसके अंदर होगा Cu2+ प्लस का SO4 ठीक है, ये तो उसके अंदर होगा। इस विलियन के अंदर क्या होगा जरा देखो सर, इस विलियन के अंदर होगा Zn2+ प्लस का SO4 ये अभिक्रिया होगी। तो Zn-SO4 भरा था, वो Zn2+ SO4 में टूट जाएगा, यहाँ Cu2+ और प्लस SO4 में टूट जाएगा। मगर यहाँ क्या हो रहा है, दोनों जगह कंपेरिजन करके देखो सर, कंपेरिजन करने पे पाते हैं कि यहाँ का जो Cu है, यहाँ का जो Cu है वो Cu2+ जो है वो Cu में जा रहा है, जबकि यहाँ का जो Zn है वो Zn2+ में आ रहा है। यहाँ जो Zn है वो Zn2+ में आ रहा है, मतलब विलियन के अंदर Zn2+ बढ़ रहा है तो SO4 घट जाएगा। यहाँ जो है Cu2+ Cu में चला जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से Cu2+ कम पड़ जाएगा, तो विलियन में Cu2+ की सांद्रता कम हो जाएगी, जबकि SO4 की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब एनोड कैथोड की बात कर लेते हैं, आ जाओ जरा एनोड कैथोड की बात कर लेते हैं। देखो मैंने कहा कि सर Zn पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब सर ये हमारा एनोड का कार्य करेगा, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। तो Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये एनोड का कार्य करेगा। Cu इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है तो ये हमेशा कैथोड का काम करेगी। यहाँ अपचयन हो रहा है ये कैथोड का काम करेगी, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है ये एनोड का काम करेगी। अब जरा और दूसरी बात देख लेते हैं सर, यहाँ से Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, बचे क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या बचे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे। बिल्कुल सही सर। Zn में क्या क्या बना, देखो जरा यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ। Zn में क्या क्या बना, Zn2+ बना और 2 इलेक्ट्रॉन बने। तो आपने कहा सर यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, Zn में Zn2+ तो अंदर आ गया, जो इलेक्ट्रॉन बचे वो बाह्य परिपथ से बाहर जाने लगे, और बाह्य परिपथ से होते हुए यहां पर आ गए। इलेक्ट्रॉन कहां से गए, यहां से। तो आप जानते हो बैटरी में सीखा था कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हो काहे का होता है, ऋण ध्रुव का कार्य करता है। तो आप कहोगे सर ये जो होगा वो माइनस की तरह, माइनस की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, क्योंकि सर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं तो ये माइनस की तरह कार्य करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये पॉजिटिव की तरह कार्य करेगा। समझो सर, यहां इलेक्ट्रॉन निकले, Zn ने Zn2+ बनाया, वो विलियन में चला गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो तार की सहायता से बाहर वाले पर से इधर Cu इलेक्ट्रोड की ओर चले आए। यहां आए तो Cu ने क्या किया, देख लो ना, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो धारा क्या होगी, इसके विपरीत जाएगी। धारा क्या होगी, इसके विपरीत जाएगी। देखो धारा क्या होगी, इसके विपरीत जाएगी। लिखें इससे, धारा की दिशा ये होगी, सही है। पीछे अभी पढ़ के आए हो, जिस ओर से धारा निकलती है वो हमेशा प्लस का होता है, जिस ओर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, ये भी बोल सकते हो, मगर यहां पहुंचना नहीं है सर। यहां देखते हैं जहां धारा पहुंच रही है, सर धारा क्या है सर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो ये काहे का हो, माइनस का, यहां से क्या धारा निकली तो ये क्या है, पॉजिटिव का।
सिंपल सी बात है। बैटरी में क्या होता है, जरा थोड़ा बैटरी के पास आते हैं, आ जाओ जरा समझते हैं। सर यहां बैटरी में जरा समझने का प्रयास कीजिए। यहां प्लस से धारा, देखो यहां प्लस से धारा जा रही है, इसलिए ये वाला प्लस का है। यहां माइनस से धारा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कहां से जाते हैं इलेक्ट्रॉन? देखो बैटरी को अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से जाते हैं, धारा हमेशा प्लस से जाती है। वही आपने यहां पर समझाया उन्हें कि सर इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से जाते हैं, मतलब सर यहां एनोड जो है वो माइनस ध्रुव का कार्य करेगी, और धारा हमेशा कहां से जाती है? प्लस से जाती है, तो कैथोड हमारा प्लस का कार्य करेगा। और ये तो जानते ही हो कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन Zn से निकल के Cu पर जा रहे थे, तो हमारी धारा Cu से निकल के कहां आएगी? Zn में आएगी। Cu से कहां से निकल के आएगी? Zn में आएगी। और देख लो सर यहां देखो Cu2+ आ रहा है, मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का हो जाएगा। यहां Zn2+ अंदर जा रहा है, 2+ तो अंदर चला गया ना, तो यहां विलियन 2+ का मतलब विलियन प्लस का कार्य करेगा, इलेक्ट्रोड माइनस का कार्य करेगा। यहां विलियन माइनस का कार्य करेगा, इलेक्ट्रोड प्लस का कार्य करेगा। नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो, और मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया। सर अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये प्लस का काम करेगा, अगर यहां से धारा निकल रही है तो ये काहे काम करेगी? प्लस का। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये काहे कार्य करेगा? माइनस का। ठीक है, ओके। आपके पास आएगा तो आपको फिगर बना लेना है। अब इसके आगे थ्योरी की बात करते हैं। क्या हमारे पास थ्योरी इसके आगे लिखी है? ठीक है, इसके आगे थ्योरी क्या लिखी है इसकी बात करते हैं। आ जाओ जरा। देखो इसके आगे की थ्योरी क्या लिखी हुई है। आगे क्या कहते हैं? Zn इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण ध्रुव की तरह कार्य करता है। वही बात मैंने बोला। Zn से भैया क्या क्या निकला? देखो ना, Zn से क्या निकला? Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। Zn2+ तो कहां चला गया? विलियन में। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बाहर निकल के जाएंगे। वही बात उन्होंने कहा, Zn इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण ध्रुव की तरह कार्य करता है, जबकि Cu इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धन ध्रुव की तरह कार्य करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाह्य परिपथ वायर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn से Cu की ओर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाहर वाला परिपथ है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn से Cu की ओर होता है। जिस चित्र से यह स्पष्ट होता है कि बाईं ओर Zn2+ की सांद्रता बढ़ रही है एवं दाईं ओर SO4 की सांद्रता बढ़ रही है। जैसा मैंने आपने फिगर में समझा कि जो बाईं ओर है Zn2+ की सांद्रता बढ़ रही है, जबकि दाहिनी ओर हमारे SO4 की सांद्रता बढ़ रही है। यहाँ SO4 बढ़ रहा है और यहाँ पर हमारा Zn2+ बढ़ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं आगे? बढ़ रही है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लवण सेतु का ऋणायन एनोड की ओर एवं धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक नली में आयन दाईं ओर से बाईं ओर गमन करेंगे। जरा देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूं आगे, इसको देखो जरा। मैंने कहा अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इधर Zn2+ ज्यादा है, इधर SO4 ज्यादा। पहले ज्यादा वाले को समझो, कौन कौन ज्यादा है? सर यहां SO4 ज्यादा है, यहां Zn2+ ज्यादा है। तो यहां कौन ज्यादा है? Zn2+ ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो इसको संतुलित करने के लिए ये पूरा प्रक्रम है, पूरा जो उपकरण है ये संतुलित बना रहे। इस संतुलन के लिए क्या होगा? लवण सेतु का, देखो समझना, जो लवण सेतु, ये धनायन है ना, तो लवण सेतु का ऋणायन मतलब जो Cl- होगा, जो Cl- होगा वो इस ओर आएगा। लवण सेतु का ऋणायन कहां आता है? लवण सेतु का ऋणायन एनोड की ओर गमन करता है, जबकि लवण सेतु का धनायन कैथोड की ओर गमन करता है। क्यों? सर ये Cl- आएगा, Zn से मिलकर ZnCl2 बना लेगा, विलयन संतुलित हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं बढ़ेगा। यहां K+ आके SO4 से मिलकर K2SO4 बना लेगा, संतुलित हो जाएगा। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पर्सनल आयन की चालकता बढ़ जाए। भैया अगर यहां Zn2+ बढ़ जाएगा तो यहां क्या धनायनों की जो चालकता होगी वो बढ़ जाएगी, और ऋणायनों की चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दोनों की चालकताएं बराबर रहें। लवण सेतु का काम यही है कि धनायन की जो चालकता है वो ऋणायन की चालकता के हमेशा बराबर रहे, मतलब वो ना बढ़ने पाए ना घटने पाए, विद्युत की उदासीनता बनी रहे। भैया इधर पॉजिटिव बढ़ गया, इधर SO4 का मतलब निगेटिव बढ़ गया, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी विलयन में विद्युत उदासीनता भंग हो। विद्युत उदासीनता का मतलब कोई भी चार्ज बढ़े, तो उस ना बढ़ने के कारण, ना बढ़ पाए, इस कारण से जो लवण सेतु प्रयोग किया गया उसमें से जो ऋणायन वाला है वो एनोड की ओर गमन करेगा, क्योंकि एनोड में Zn2+ बढ़ रहा था तो एनोड की ओर गमन करेगा, जबकि जो हमारा धनायन वाला है वो हमेशा कैथोड की ओर गमन करेगा, क्योंकि कैथोड में SO4 बढ़ रहा था।
तो कैथोड की तरफ SO4 माइनस बढ़ रहा था तो उस ओर हमारे धनायन आएंगे, एनोड की तरफ हमारा प्लस वाला बढ़ रहा था, आपका Zn2 प्लस बढ़ रहा था तो इस तरफ ऋणायन आएंगे। तो मैंने ये लिख दिया है कि जो Cl माइनस है, ऐसे लिख दो, जो Cl माइनस है वो इस ओर गमन करेंगे, विलयन में आएंगे, Zn से क्रिया करेंगे, ZnCl2 बना लेंगे। K प्लस वाला इधर आएगा, K प्लस वाला इधर आएगा, विलयन में आएगा, विलयन में आते ही SO4 से क्लियर करेगा, K2SO4 बना लेगा, जिससे जो उदासीनता है वो बन जाएगी, जैसा विलयन पहले था वैसा, मतलब ना कोई पॉजिटिव बना ना कोई नेगेटिव बना, ना ज्यादा है ना कम है। तो आपने कहा सर यहाँ पॉजिटिव इधर आया, यहाँ नेगेटिव इधर आया, तो विलयन में जो आपके विलयन है, जो आंतरिक परिपथ है, ये तो बाह्य परिपथ हो गया, मुझे समझ में आ गया, जो आंतरिक परिपथ है उसमें धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा। तब समझने की बात समझते हैं। सर यहां पर धनायन ज्यादा है, यहां पर ऋणायन ज्यादा है, देख लो यहां ऋणायन ज्यादा है, यहां पर धनायन ज्यादा है। आप जानते हो सर जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की ओर बहते हैं, तो यहां पर ऋणायन वाला किस ओर जाना चाहेगा, आयन की तरफ जाना चाहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे तो आयन हमारे कैथोड से एनोड की ओर आएंगे। ऋण आयन की बात करो, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का, ऋण आयन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का, सही है ना, वो गलत तो नहीं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, ऋण आयन पर माइनस का चार्ज होता है, तो ऋण आयन किधर आ रहा है, देखो बाईं ओर, एनोड की तरफ आ रहा है ना। और धनायन का मतलब हम धारा से समझते हैं, क्योंकि धारा हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव से निकलेंगे, धारा हमेशा पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव की ओर चलेगी। तो सर पॉजिटिव कहां आ रहा है, इस ओर से। तो हम कह सकते हैं कि सर आंतरिक परिपथ में जो धारा होती है वो दाईं ओर से बाईं ओर होती है, मतलब हमारे कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ आती है। यही बात वहां पर लिख के ये बता रहे हैं कि विद्युत उदासीनता बनी रहे को बनाए रखने के लिए लवण सेतु का ऋणायन जो है, लवण सेतु का जो ऋणायन है वो एनोड की ओर एवं जो धनायन है वो कैथोड की ओर गमन करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक परिपथ में आयन दाईं ओर से बाईं ओर आते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाह्य परिपथ में धारा कैथोड से एनोड बहती है, सिंपल सी बात, बाह्य परिपथ में धारा कैथोड से एनोड आएगी, जबकि आंतरिक परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर बहती है, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाता है एवं वोल्ट मीटर में विक्षेप हो जाता है। अगर हम लवण सेतु ना लगाते तो फिर ये पूरा परिपथ कंप्लीट, परिपथ का मतलब होता है अगर वो ऐसे चले तो वो पूरा घूम के ऐसे आना चाहिए, बट अभी मेरा आधा परिपथ कंप्लीट हुआ था। जरा देखो, अगर मैं लवण सेतु का प्रयोग ना करता तो केवल क्या होता, इलेक्ट्रॉन बाहर से आके यहां इंटर कर जाते, आंतरिक परिपथ पूर्ण रूप से कनेक्ट ना हो पाते। इसलिए मैंने लवण सेतु का प्रयोग किया। लवण सेतु इसलिए प्रयोग किया, क्या कार्य किया उसने, अभी उसके कार्यों पर बात करेंगे। मगर हमने जब लवण सेतु प्रयोग किया तो हमारा दोनों विलयन का जो परिपथ है वो पूर्ण हो गया, बाह्य परिपथ भी पूर्ण हो गया और आंतरिक परिपथ भी पूर्ण हो गया। बाह्य परिपथ में धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है, जबकि आंतरिक परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर बहती है। सिंपल सी बात है, इधर से धारा निकलेगी, इधर आएगी, अंदर जाएगी, चाहे यहां पर ऐसे लगा दो, यहां जाएगी, ये धारा ये बह रही है, पूरा परिपथ पूर्ण हो गया। कैथोड से निकली, एनोड की तरफ आई, फिर विलयन में होते हुए एनोड से निकली, कैथोड की ओर फिर निकल गई, कैथोड में पहुंची, फिर कैथोड से बाहर के निकल से ऐसे आई, ये पूरा विलयन क्या हो गया, कमरिए देख लो, देख लो तुम्हें, यहां से देखो, यहां से निकली कैथोड से निकली ऐसे, लवण सेतु होते हुए फिर ऐसे आई, तो ये चलता रहेगा प्रोसेस, और चलता रहेगा प्रोसेस तो ये वोल्ट मीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लवण सेतु के कार्य, कभी कभी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लवण सेतु के कार्य बताइए, लवण सेतु के क्या कार्य रहते हैं। तो आप कहोगे पहली बात अभी क्या सीखा था, विद्युत उदासीनता को बनाने के लिए। दूसरी बात, दोनों विलयनों दोनों विलयनों के अच्छा, दोनों आप घट्टियों के होगा, दोनों पात्रों के लिख लो, दोनों पात्रों के विलयनों को बिना मिलाए आंतरिक परिपथ पूर्ण करने में, मतलब दो जो पात्र हैं उन दोनों पात्रों के विलयनों को मिलाए बिना हमने परिपथ को पूर्ण कर दिया। मतलब ऐसा करना चाहिए था कि जब आंतरिक परिपथ नहीं कंप्लीट हो रहा था तो दोनों विलयनों को आपस में मिला देते, बट नहीं मिलाया, बिना मिलाए ही हमने आंतरिक परिपथ पूर्ण कर दिया, और वो हुआ लवण सेतु की वजह से। तीसरा पॉइंट, दो विलयनों के संधि विभव को कम करने में, कम करने में, जरा देखो, आ जाओ जरा कम करके बात बता। देखो, अगर मैं यहां पर
मान लो यहां पर मैंने ये जो लई लगाई है, लई ना लगाता, अगर लई ना लगाता तो क्या होता, ध्यान सुनना, पहले समझा रहा हूं, लई ना लगा तो क्या होता, इस तरफ Zn2+ बढ़ रहा था, वो बढ़ना ना पाता तो इसके अंदर क्या क्या अंदर आता, Zn2+, यहां Zn2+ आ जाता, इधर क्या बढ़ रहा था, SO4 वो बढ़ना नहीं चाहिए, तो जब बढ़ रहा था तो ऊपर होते हुए इधर आ जाता SO4 समझाने के लिए SO4 आ जाता। तो जब SO4 और Zn2+ पास पास आते तो एक पर क्या है धनावेश, दूसरे पर क्या है ऋणावेश। अगर अलग अलग आवेश है तो उनके अलग अलग विभव होंगे, बताया था, अलग अलग आवेश है तो अलग अलग विभव होंगे, अगर अलग अलग विभव होंगे तो उनके विभवों का अंतर हो जाएगा। तो इन दोनों संधि Zn2+ मिल रहा है, SO4 जहां पर यहां मिल रहा होगा वहां पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, उस विभव को मैंने कम करने के लिए क्या किया, लवण सेतु का प्रयोग किया। वैसे ये परिपथ कंप्लीट हो जाता, अगर मैं लवण सेतु ना लगाता तो कंप्लीट हो जाता भैया, इधर SO4 बढ़ रहा था, वो आता, मैं इसके अंदर मान लो KCl ना भरता ही ना, तो SO4 इसके अंदर बढ़ जाता, यहां Zn2+ बढ़ जाता, दोनों आके कहीं ना कहीं आपस में मिल रहे होते, जहां मिल रहे होते एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो क्या होता है इन दोनों के विभव का अंतर आता, इन दोनों के विभव का जो अंतर आता उसे विभवांतर कहते, तो एक विभव उत्पन्न हो जाता। विभव ना उत्पन्न होने पाए, संधि विभव का मतलब मिलने, ये दोनों मिलेंगे वहां पर विभव, संधि विभव ना उत्पन्न हो पाए तो उस संधि विभव को कम करने के लिए भी हमने लवण सेतु का प्रयोग किया है, समझे, संधि विभव को कम करने के लिए भी हमने लवण सेतु का प्रयोग किया है। अब मुझे बायोलॉजी क्लास क्या पता है कि नहीं है, ठीक है, आगे चले, एक लास्ट बात कर लेते हैं सेल निरूपण की। किसकी बात कर लेते हैं, सेल निरूपण की। अच्छा, हमें पता चला था कि पीछे हमने दो अभिक्रियाएं की थी, हमने एनोड पर की थी और हमने कैथोड पर की थी। एनोड पर की थी, कैथोड पर की थी। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो हमने यहां पर क्या किया था, Zn जो है, Zn जो सॉलिड है वो हमारा Zn2+ मतलब हमारे जलीय विलयन में आके 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था। जो कैथोड पर उसमें था Cu2+ जो है एक्वा सोल्यूशन में था, सोल्यूशन में था, और वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमारा कॉपर का सॉलिड का इलेक्ट्रोड बना रहा था। ये हमारी अभिक्रियाएं थी। तो अगर मैं कहूं यहां पूर्ण अभिक्रिया की बात करूं, अगर मैं यहां कहूं पूर्ण अभिक्रिया की बात करूं, समझना सेल निरूपण कैसे किया जाता है। अगर मैं यहां पूर्ण अभिक्रिया की बात करूं तो मैं अगर जोड़ूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, आप बोलोगे लिखोगे Zn+ का, ऐसे लिख दो, Zn सॉलिड में है प्लस का Cu2+ एक्वा सोल्यूशन, एरो Zn2+ एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, और प्लस का Cu जो है सॉलिड में है। तो आखिर हम सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का निरूपण कैसे करेंगे, बहुत आसान है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। समझे, नहीं समझे, समझो। देखो यहां क्या हो रहा है, Zn से Zn2+, तो अब यहां कर दो Zn सॉलिड से Zn2+, Zn सॉलिड से Zn2+ एक्वा सोल्यूशन में, बीच में लगा है लवण सेतु। ये क्या है, जो डबल लाइनें आपको दिख रही हैं ये लवण सेतु को बता रही हैं। भैया ये अलग है, Zn2+ वाली अभिक्रिया अलग है, ये एक सेल में हो रही है और ये दूसरे सेल में हो रही है। तो आपने कहा सर Zn से Zn2+, बीच में लवण सेतु लगा हुआ है और यहां है Cu2+, एक्वा सोल्यूशन से Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है हमारा, आप कहोगे सर ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। देखो Zn वाला Zn2+ में गया तो मैंने Zn लेफ्ट में था तो मैंने Zn देखो लेफ्ट में रखा, और यहाँ Cu2+ लेफ्ट में है, यहाँ पर Cu2+ लेफ्ट में रखा, ऐसे ऐसे यहाँ समझो। तो Zn से Zn2+, Cu2+ से Cu, समझ में, Zn से Zn2+ और Cu2+ से Cu। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, जो राइट में है वो राइट में रहेगा। तो इसको देखो, ऊपर अभिक्रिया देखो, जो लेफ्ट में लिखा है वो लेफ्ट में लिखा है, जो राइट में लिखा है वो राइट में लिखा है। यहां देखो जो लेफ्ट का है ऊपर अभिक्रिया में वो लेफ्ट में है, जो राइट का है वो राइट में है, ठीक है। तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं। आ गया। अब देखो एक बात, क्लास खत्म करने से पहले एक बार पानी पीते हैं और बताते हैं इस पूरे में क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रियंका कुमारी जी, क्यों नहीं लिखाया जाएगा भैया, 2+ लगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लिखोगी ना, 1 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगी, संतुलित कैसे होगी अभिक्रिया, अभिक्रिया को संतुलित करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाना ही पड़ेगा। पूरा जितना भी पढ़ाया है, ध्यान सुनना, पूरा जितना भी पढ़ाया है बस आपको चित्र याद रखना है।
चित्र में क्या क्या है, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी 3 मैंने आपको पढ़ाए, तीनों में जो जो मैंने पढ़ाया आपको चित्र याद करना है। ये चित्र में ये होता है, ये होता है, बाईं ओर ये होता है, दाईं ओर ये होता है, बाईं ओर ये भरा होता है, दाईं ओर ये भरा होता है। वैद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहा हूं। बाह्य परिपथ कैसे जोड़ते हो, आंतरिक परिपथ कैसे जोड़ते हो, उसमें क्या भरा होता है और क्या भरा होता है, आखिर अच्छा इसको क्यों नहीं भरते। जब इतना हो जाए पूरा चित्र के बारे में लिख जाओ, फिर डालो कार्य विधि। अब विधि कैसे, सीधे कहते कुंजी को ऑन करते हैं तो स्वतः ही अभिक्रिया चालू हो जाती है। बाईं ओर Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। दाईं ओर Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो जाता है, आप चयन हो जाता है। अब क्रिया करके दिखा दो, फिर कह दो बाईं ओर Zn2+ में कन्वर्ट होता है तो विलयन में Zn2+ की सांद्रता बढ़ जाती है, जबकि दाईं ओर Cu2+ विलयन से Cu इलेक्ट्रोड पर चला जाता है, अतः विलयन में Cu2+ की सांद्रता कम पड़ जाती है, SO4 की सांद्रता बढ़ जाती है, जैसा मैंने चित्र में लिखा था। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लवण सेतु में उपस्थित लवण का धनायन कैथोड की ओर एवं ऋणायन एनोड की ओर गमन करता है, जिससे विद्युत उदासीनता बन जाती है और आंतरिक परिपथ भी पूर्ण हो जाता है। बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं तो धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है, अतः इसके विपरीत आंतरिक परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। हो गया खत्म, इतना ही है। लवण सेतु के कार्य क्या है आपने उसका रिप्रेजेंट कर दिया। सेल का निरूपण कैसे करोगे उसको बता दिया। वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत अपघटनी सेल क्या कार्य करता है, आपने कहा सर वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत रासायनिक सेल हमारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसकी खोज किसने की, इसके नाम क्या क्या है आपने सीख लिया। गैल्वेनिक सेल है, वोल्टीय सेल है और डेनियल सेल है, तीनों नाम इसी के हैं वैद्युत रासायनिक सेल के। वैद्युत अपघटनी सेल का वही है वैद्युत अपघटनी सेल। चालकता सेल बहुत कम पूछा जाता है, आपको उस पर बहुत कम गौर करना है। आपको 2 बातों पर गौर करना है, एक है वैद्युत अपघटनी सेल, चित्र याद होगा थ्योरी लिख जाओगे। वैद्युत रासायनिक सेल चित्र याद होगा, बनाना याद होगा, जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे लिखते जाओ, हो जाएगा। खाली कार्य विधि याद होनी चाहिए, पूरे में अगर आपको कार्य विधि याद है तो हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं पर रखते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो फिर एक बार और मुंह जबानी, मतलब मुंह से बोलते हुए आपको सुना देंगे कि आखिर कैसे इसको सुनाते हैं। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है।